Okay, so hello, good morning to all the medical aspirants. How's the study going? All good? You're also good? And yes, of course, your family and your MCQs practicing. How's it going? कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है? ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट यूनिट एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट यूनिट ऑफ क्लास 12, जो कि हमारा कौन सा यूनिट होने वाला है? इकोलॉजी। तो बेटा हम लोग आज इकोलॉजी पढ़ेंगे। उसमें हमारे 3 चैप्टर्स बेसिकली हमें पढ़ना है। कौन सा? आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड देन इको सिस्टम एंड देन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस तीनों टॉपिक्स के बारे में, तो इन तीनों चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है। अगर वेटेज की बात करें तो इसमें क्वेश्चन ऐसे कितने आते हैं? हाँ, तो आपके मतलब 8 to 9 क्वेश्चन रहते हैं, समटाइम्स कभी कभी उससे भी कम हो जाता है। तो इसी तरीके से इसका वेटेज जो होता है वो वेरी करता है। बट आपके 12th पोर्शन में जो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करती है वो पार्ट बेटा आपकी जेनेटिक्स होती है। जेनेटिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले डाइवर्सिटी मतलब इसके कुछ इनिशियल पार्ट को ही देख लेते हैं। तो डाइवर्सिटी आपका क्या है? तो कोई एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये सिर्फ किसी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट ये क्या है? हमारे पूरे बायोलॉजी टेक्स्ट बुक का एक कंटेक्स्ट है। मतलब डाइवर्सिटी मतलब सोचते हो तो जो भी चीज प्रेजेंट है, जैसे कि आपके बॉटनी का पार्ट हो गया, जूलॉजी का पार्ट हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, और साथ ही साथ आपके क्लासिकल और मॉडर्न सबको मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? एक पूरा डाइवर्स इकोसिस्टम का प्रोडक्शन होता है। और बाद में हमारे इसी को लेटर चल करके आपके इज अ यूफिज्म ऑफ फॉर मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी। यूफिज्म का मतलब होता है एक बहुत बड़ा हमारा क्या हो गया? एक पार्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्टडी जिसको कह सकते हैं। तो लकीली हमारे पास बहुत सारे थ्रेड्स हैं, वी हैव मेनी थ्रेड्स जो कि एक दूसरे से क्या करते हैं? वीव करते हैं, जिसमें हम पढ़ पाते हैं कि कैसे बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हमारी आई है इसके बारे में। तो इकोलॉजी भी हमारा कुछ उसी तरीका क्या है? एक धागा के समान है बेटा, जिसमें हम लोग पूरा होलिस्टिक पर्सपेक्टिव बायोलॉजी की देखेंगे। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक इसको रहने देते हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। हाँ, फादर ऑफ इकोलॉजी बेटा याद रखिएगा कौन है? आपके रामदेव मिश्रा इज रिवर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी हमारे इंडिया में। इनका जन्म कब हुआ था? 26 अगस्त 1996। इससे ज्यादा तो इनकी, हाँ, उसके अलावा ये कहाँ से थे? मतलब लाइक इन्होंने पीएचडी ऑब्टेन की किसमें? इकोलॉजी में 1937 में। फिर किस प्रोफेसर के अंदर? तो डब्ल्यू.एच. पेयर्सल एफआरएस। और उसके बाद इन्होंने लीड की यूके यूनिवर्सिटी में। साथ ही साथ इन्होंने टीचिंग और रिसर्च इकोलॉजी अपना इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे बनाया? तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी बीएचयू में, वाराणसी में इन्होंने काम किया। और इनका जो भी रिसर्च और फाउंडेशन है वो बहुत ही अच्छे मतलब अंडरस्टैंडिंग के लेवल के लिए ट्रॉपिकल कम्युनिटीज और भी जितने सक्सेशन है उसके बारे में पढ़ने के लिए है। साथ ही साथ आपके जितने भी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सेज होते हैं प्लांट के, प्लांट पॉपुलेशन के, उसके प्रोडक्टिविटी के, और साथ ही उसके न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के, तो ये सारे आपके इन्होंने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से लेकर के ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में इन्होंने बात करी है। तो जो हमारे रामदेव मिश्रा सर है उन्होंने लगभग हमारे फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में ही मतलब पोस्टुलेट किया था इकोलॉजी को इंडिया में। ओवर 50 स्कॉलर्स जो होते हैं ये हमारे डिग्री लेते हैं, पीएचडी डिग्री लेते हैं इनके सुपरविजन के अंदर। एंड देन वो आगे मूव कर जाता है अदर यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इन इंस्टीट्यूट में, ताकि अपने इकोलॉजी टीचिंग और रिसर्च को ऑल ओवर द ग्लोब कर पाए। तो इनके अंदर बहुत सारे स्कॉलर स्टूडेंट काम इनके अंदर किए हैं। और साथ ही साथ इनको ऑनर किया गया था, फेलोशिप ऑफ इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी अवार्ड मिली एंड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। तो ही वाज अ वेरी प्रेस्टिजियस, एक और अवार्ड मिले इन्हें, संजय गांधी अवार्ड इन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इनका 2 अवार्ड से नाम याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा बेसिकली। तो इन्हें ये अवार्ड्स मिले थे क्योंकि इनके एफर्ट्स की वजह से, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत हेल्प की है एस्टैब्लिश करने में नेशनल कमिटी हमारे इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन में 1972 के टाइम पे। फिर बाद में चल करके इनके एस्टैब्लिशमेंट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट में भी इन्होंने काफी मदद की है 1984 में भी। तो दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, इस वजह से इनको फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आप जब इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फादर तो पता होना चाहिए ना, जैसे फादर ऑफ जेनेटिक्स हमने पढ़ा था। तो सबसे पहला हम यूनिट अपना शुरू करते हैं, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ये हमारा ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन कैसे वर्क करती है, मतलब ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है, पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है। ऑर्गेनिज्म क्या होगी? एक सिंगल इंडिविजुअल। पॉपुलेशन क्या होगी? मोर देन
टू और हाँ मोर देन टू इंडिविजुअल, जब एक साथ पूरा क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रह रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। तो जैसे कि हमारे लिविंग वर्ल्ड काफी फैसिनेटिंग है क्योंकि ये बहुत ही डाइवर्स है और साथ ही साथ काफी ये क्या है, कॉम्प्लेक्स भी है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्यों है। तो ये वेरिएशन शो करते हैं हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, जैसे कि हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, और साथ ही साथ इंडिविजुअल में अगर देखें तो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज और आपके इकोसिस्टम्स एंड बायोम्स। तो अगर जैसे कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम देख रहे थे तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है 11 से लेकर के आप तक 12 तक आपने पढ़ा है बेटा, तो अभी तक आप मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे आपने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा, टिश्यू के बारे में पढ़ा, ऑर्गन्स के बारे में, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी आपने पूरे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। तो जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होती है, पॉपुलेशन होती है, कम्युनिटी होती है, इकोसिस्टम होती है और बायोम्स होती है। तो अब ये क्या टर्म्स है, तो अभी तक हमने सिर्फ उस चीजों को देखा था, अब हम देखते हैं कि ये फर्दर हमारे क्या टर्मिनोलॉजीज हैं। तो आगे प्रोसीड करते हैं। मे बी देयर इज अ साउंड प्रॉब्लम आई थिंक, बट लेट्स प्रोसीड विथ इट। आई कांट हेल्प इट, बट ये थोड़ा भी प्रॉब्लम है। ओके तो हमारे किसी भी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम दो तरह के क्वेश्चन इससे अराइज हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं बुलबुल को गाना गाते हुए सुनते हो अर्ली मॉर्निंग में गार्डन में, कितना सुंदर लगता है। तो हाउ डज द बर्ड सिंग एंड व्हाई डज द बर्ड सिंग, कैसे गाना गाती है वो और क्यों गाती है। तो जो हाउ टाइप क्वेश्चन है ना, ये आपके मैकेनिज्म को बताते हैं, जो भी आपके प्रोसेसेस हो रहे हैं किसके, वाई टाइप क्वेश्चन से, एंड इस प्रोसेस के सिग्निफिकेंस को बताया जाता है। जैसे कि इस फर्स्ट क्वेश्चन का और एग्जांपल क्या हो सकता है, तो जो हमारा उसका क्या है, ऑपरेशन ऑफ वॉइस बॉक्स, मतलब बुलबुल गाना गाना किसने क्यों शुरू किया, क्योंकि वॉइस बॉक्स को ट्राई करना चाहता था नेचर कि इज इट वर्किंग और नॉट, और जो वाइब्रेटिंग बोन होती है बर्ड में उसको। और सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर होगा कि जो बर्ड्स की जो नीड होती है कम्युनिकेट करने के लिए मेटिंग के टाइम पे ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, बात ही करना पड़ता है। तो इनका तो ये क्या है, उनके बात करने का एक तरीका है। मतलब पहला क्वेश्चन ये था बेटा हाउ डज द बर्ड सिंग, तो बर्ड कैसे गाती है, तो वो अपने वॉइस बॉक्स को टेस्ट करने के लिए। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डज द बर्ड सिंग, क्यों गाती है वो, तो इसका रीजन बेटा क्या होगा कि वो अपने ब्रीडिंग मतलब मेटिंग ब्रीडिंग से कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब उससे बातचीत करने के लिए, वो अपनी चिड़िया चिड़िया भी तो बात करते होंगे जैसे इंसान और इंसान बात करते हैं, तो उसके लिए वो गाना गाती है। ठीक है, जैसे ही आप नेचर को ऑब्जर्व करोगे, हर चीज को देखोगे, हर चीज का सिग्निफिकेंस है, एवरीथिंग अराउंड योर नेचर इज हैव अ साइंटिफिक, मतलब कह सकते हो उसका अलग अलग अपना खुद का एक सिग्निफिकेंस होता है। तो इसमें एक साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप सर्टेनली कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे आओगे, जैसे कि वाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जनरली व्हाइट, रात के टाइम पे जो फ्लावर्स निकलते हैं वो क्यों व्हाइट होते हैं, इसका भी क्वेश्चन है। हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर, कैसे बीज को पता चल जाता है कि फ्लावर के पास नेक्टर है और कौन से फूल के पास नेक्टर होती है। व्हाई डज कैक्टस हैव सम सो मेनी थॉर्न्स, क्यों कैक्टस के पास बहुत सारा थॉर्न्स है। हाउ डज द चिक स्पर्स रिकॉग्नाइज हर ओन मदर, जो चिक होता है मतलब जो चूजा बच्चा निकलता है वो कैसे अपनी माँ को पहचान लेता है, जब बहुत सारे एक ही साथ में चूजा होते हैं, तो हाउ कुड दैट ही डू दैट। तो ये एंड सो ऑन, ऐसे ही आप नेचर में क्या है बहुत सारे क्वेश्चंस है, लाइक अ लॉट्स ऑफ। ओके तो आगे देखते हैं। तो जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी जैसे इकोलॉजी को सब्जेक्ट में पढ़ा था, 10th में था आपके, तो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच का हमारे फिजिकल एबायोटिक इन्वायरमेंट को देखते हैं। तो इकोलॉजी आपकी बेसिकली किस चीज पे कंसर्न है, 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सबसे पहला आपका क्या है बेटा, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज एंड बायोम्स। तो इस चैप्टर पे हम सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे, पॉपुलेशन लेवल पे देखेंगे। ओके सो पॉपुलेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा पहले मैं उसका आंसर दे दूं क्या, जो जो क्वेश्चन थे ऊपर, हाँ दे ही देती हूँ। अच्छा जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स होते हैं जनरली व्हाइट क्यों होते हैं, बिकॉज अगर वो व्हाइट नहीं होंगे तो वो क्या कलर डिस्टिंग्विश करना इतना आसान होगा, उसमें हमारे किस सेल्स का काम हो रहा होगा, रॉड सेल्स या फिर कौन सेल्स, वो आप लोग आंसर कर देना। ठीक है, और जो बी होता है कैसे उसे पता होता है कि उसमें नेक्टर प्रेजेंट होगा, सबसे पहली बात जो बी होती है वो अट्रैक्ट होती है फ्लावर के कलर से, मतलब कि फ्लावर की कलर अगर वाइब्रेंट है तो वो वहां जा करके देखती है एंड देन उसको नेक्टर्स मिल जाते हैं।
उसके अलावा कैक्टस में इतने थॉर्न क्यों होते हैं? क्योंकि उसको डेजर्ट एरिया पे प्रेजेंट होता है, तो दे हैव फर्दर क्या उसका रेस्पिरेशन जो रेट होता है उसको कम करने के लिए वहां पे बहुत सारे थॉर्न्स पाए जाते हैं। उसके लिए चिक होती है वो अपनी मदर को कैसे पहचान जाती है? बिकॉज जब इंक्यूबेशन पीरियड मतलब इंक्यूबेशन पीरियड या फिर कह सकते हैं जब वो मेटामॉर्फोसिस स्टेज में जो हमारी चिक थी, तो शी वाज गेटिंग अ कनेक्शन विथ हर मदर। इसी तरीके से इसका आंसर है। अब इसमें और भी ऑप्शन आ सकते हैं, ऑफ कोर्स इट कैन, बट हाँ आंसर बेटा इसका लॉजिकली यही है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में सबसे पहले पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। तो जैसे कि हमारा जो नेचर है बेटा, ये रेयरली हमारा आइसोलेटेड दिखेगा, मतलब कि अकेला दिखेगा। हमेशा ही क्या होती है, कंबाइंड फॉर्म में होती है, या फिर कोई आपके सिंगल इंडिविजुअल आपको एक स्पीसीज के देखेंगे बस। लेकिन ज्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में क्या होते हैं, ये सारे कैसे रहते हैं, आपके ग्रुप्स में रहते हैं, एक वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ शेयर करते हैं, compete करते हैं कुछ सिमिलर रिसोर्सेज को भी, और पोटेंशियली क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं एंड देन एक पॉपुलेशन को बनाते हैं। इस तरीके से ये क्या करते हैं, पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। जो टर्म हमारा इंटरब्रीडिंग है, इसका मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, हमारे रिजल्ट करते हैं। समटाइम्स इवन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी हमारे कुछ पॉपुलेशन बनते हैं इकोलॉजिकल स्टडीज के लिए। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, जो हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारे हायर ऑर्गेनिज्म को मैंने अभी तक देखा है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे। तो जैसे कि आपके ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, जैसे कि चूहा को छोड़ दिया जाए ड्वेल पे, मतलब कि अकेला, तो टीक वुड अगर ट्रीज है फॉरेस्ट ट्रैक में, तो बैक्टीरिया कल्चर प्लेट पे, और लोटस प्लांट जो होगी हमारे पॉन्ड में, ये कुछ एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे आपके पॉपुलेशन का। मतलब कि कुछ चूहे को छोड़ दिया गया, टीक वुड मतलब बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, कुछ बैक्टीरियाज है आपके, और साथ ही लोटस प्लांट भी है पॉन्ड में, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। फिर आप आगे भी चैप्टर्स में भी पढ़ोगे बेटा कि कैसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो होता है एक दूसरे के साथ कोप करता है अपने चेंज इन्वायरमेंट, मतलब कैसे वो दूसरे के साथ अडेप्ट कर लेता है, कैसे एक दूसरे पे वो इंटरलिंक्ड होती है, डिपेंडेंट होती है, इस तरीके से। तो जैसे कि जो हमारा पॉपुलेशन लेवल जो होता है वो एक नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ऑपरेट होता है। जो भी डिजायर ट्रेट्स होते हैं वही आपके इवॉल्व होते जाते हैं। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी हमारी क्या है, तो एक इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये लिंक करता है इकोलॉजी से पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को। मतलब आपकी मतलब पॉपुलेशन जो है उसकी जेनेटिक्स क्या होगी और इवोल्यूशन उसमें कैसा होगा, तो ये आपका कौन लीड करता है, तो आपका पॉपुलेशन लीड करता है। कुछ इसके अलावा हमारे पॉपुलेशन में कुछ सर्टेन एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म होती है उसमें नहीं देखने को मिलती है। इंडिविजुअल में क्या हो सकता है, बर्थ और डेथ होती है, लेकिन पॉपुलेशन में क्या होता है, बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स, क्योंकि वहां पे लार्ज नंबर ऑफ ये क्या कहते हैं इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, तो उसके लिए रेट के फॉर्म में हम देखते हैं, है ना। तो एक पॉपुलेशन में ये जो रेट्स होते हैं, इसको हम लोग किसके अकॉर्डिंग रेफर करते हैं, तो पर कैपिटा बर्थ और पर कैपिटा डेथ। जो रेट होती है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, जो भी चेंज इन नंबर्स हो रहा है, मतलब चाहे इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में। जैसे कि 100 की पॉपुलेशन है, 100 की पॉपुलेशन में आज के दिन, मतलब आज के दिन क्या पर कैपिटा अगर देखेंगे तो हाँ ईयर वाइज भी देख सकते हैं, या फिर इसमें तो मिनट भी देखा जाता है, तो इस तरीके से इसकी मेजरमेंट्स होती है। तो मान लेते हैं कि पर सेकंड में लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको मालूम होगा ऑलरेडी कि पर 3 सेकंड में एक बच्चा जन्म लेता है, और डेथ कितने में होता है वो आप बताएंगे मुझे। तो यहाँ पे कुछ हमारा एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे एक पॉन्ड होगा, इफ इन अ पॉन्ड देयर वर 20 लोटस प्लांट्स लास्ट ईयर, मतलब एक पॉन्ड था, तालाब था, उसमें क्या था, 20 लोटस प्लांट था पिछले साल। तो जो रिप्रोडक्शन थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड, 8 न्यू प्लांट्स क्या हो गया, ऐड हो गया रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो हमारे करंट पॉपुलेशन को क्या कर दिया, 28। सो वी कैलकुलेट द बर्थ रेट एज, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जो आपके न्यू प्लांट्स बने उसको डिवाइड कर देंगे हम, क्या कर सकते हैं, लास्ट ईयर के पॉपुलेशन से। तो इस तरीके से हमारे जो ऑफ स्प्रिंग लोटस का हो रहा है पर ईयर, वो कितना हो रहा है, 0.4 ऑफ स्प्रिंग लोटस पर ईयर। अगर मान लेते हैं इफ 4 इंडिविजुअल लेबोरेटरी हमारे पॉपुलेशन है और 40 फ्रूट फ्लाइज डाइड ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, मतलब कि हमारा 4 फ्रूट फ्लाइज बन रहा है, ठीक है, एक वीक में, क्योंकि फ्रूट फ्लाई का क्या होता है, लाइफ स्पैन कम दिन का होता है, तो उसमें काउंटिंग करना क्या होता है, इजी होता है ना। तो डेथ रेट अगर एक पॉपुलेशन को निकालेंगे इस पीरियड में तो क्या होगा,
अच्छा 4 फ्रूट फ्लाइज आपके मर रहे हैं 40 फ्रूट्स में, और 40 फ्रूट फ्लाई डाई ड्यूरिंग, हाँ तो 4/40 कर देंगे तो 0.1 जो इंडिविजुअल है पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेथ रेट भी निकाल सकते हो। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, बर्थ रेट भी निकाल सकते हैं। फिर दूसरा जो एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक आता है पॉपुलेशन का, वो क्या होता है, सेक्स रेशियो। तो एक इंडिविजुअल या तो आइदर मेल हो सकता है या फिर फीमेल, तो इसमें पॉपुलेशन में क्या करेंगे, हम सेक्स रेशियो निकालेंगे। तो 60% जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, फीमेल्स होती है, और 40% पॉपुलेशन आर मेल्स। 40% आपकी कौन से पॉपुलेशन होते हैं, मेल्स होते हैं। तो एक पॉपुलेशन की अगर बात करें तो किसी भी गिवन टाइम में किस चीज से कंपोज होता है, तो हमारे इंडिविजुअल्स इसमें डिफरेंट एजेस से, और जिसमें एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये परसेंट हमारे गिवन एज या एज ग्रुप के थ्रू इसको दिखाया जाता है, और जिसमें हमारे प्लॉट की जाती है पॉपुलेशन के लिए, और जिसमें रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होता है बेटा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज पैरामिड। अभी हम इसको देखते हैं एज जो पिरामिड्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं। आई नो कि बहुत को लग रहा है कि मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ। बेसिकली एक चीज बताओ बेटा, मैम एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक। मैं कितना भी पीपीटी बना लूं, अपने खुद के नोट्स बना लूं, बट अभी के लिए मैं एनसीईआरटी ही लेके चलना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचता है कि मैं खुद के नोट्स अभी बना पाऊँ। अगर मुझे खुद के नोट्स बनाने हैं तो मुझे एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स अपने नोट्स मेकिंग पे देना पड़ेगा, जिसमें मैं क्वेश्चन ऐड करूंगी, देन आई विल मेक दी नोट्स। सो आई एम जस्ट गोइंग विद दिस, क्योंकि जो बेस्ट कर सकती हूँ, बेस्ट अभी एनसीईआरटी से ज्यादा बेस्ट मुझे नहीं लगता है कि कुछ होता है, व्हाट आई बिलीव। और मुझे नहीं मालूम आप लोग क्या मानते हो, बट हाँ एज अ टीचर पर्सपेक्टिव तो मैं यही बोलूंगी, बुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पता है आप कितने भी लेक्चर्स देख लो, कुछ भी कर लो, अगर आप बुक नहीं पढ़ते हो तो बेटा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आई कैन अश्योर यू कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ वो बात अलग है कि हाँ जो लोग बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कि उनका केस ही अलग होता है कि वो हर चीज को अगर समझ जाते हैं, तो दैट्स डिफरेंट। बट अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हो, अब आपका टाइम ऐसा आ चुका है कि यू नीड टू प्रैक्टिस 300 to 400 क्वेश्चंस डेली। मैं सिर्फ बायो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो 300 से 400 पूरा बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके। जैसे मान लो दो आपने 2 नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा दिए, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे देन यू कैन थिंक। हाँ और टेस्ट जो भी आप टेस्ट सीरीज देते हो, मेक श्योर कि आप उसमें बहुत बेस्ट परफॉर्म करो, बिकॉज दैट विल गिव यू द मोटिवेशन। अल्टीमेट मोटिवेशन आपको टेस्ट सीरीज से ही मिलती है। जो भी आप टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट लगाते हो, यहीं से आपको बेनिफिट मिलती है। तो हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जो एज पिरामिड्स होते हैं, जनरली हमारे एज डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं मेल और फीमेल्स में एक डायग्राम के फॉर्म में। ये जो शेप होता है ये हमारे ग्रोथ स्टेटस पॉपुलेशन के बताता है, या तो हमारा क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, या फिर स्टेबल है, या फिर डिक्लाइनिंग। मतलब हमारा पॉपुलेशन क्या है, ग्रो कर रही है, या फिर पॉपुलेशन क्या है, स्टेबल है, या फिर पॉपुलेशन हमारी क्या है, डिक्लाइनिंग। इस तरीके से ये आपकी बताते हैं। तो देख लीजिए आपके स्टेबल कैसे दिखेंगे, डिक्लाइनिंग कैसे दिखेंगे, और एक्सपैंडिंग कैसे दिखेंगे। तो सबसे पहले जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, प्री रिप्रोडक्टिव कैसे ये एक्सपैंड करता है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज में आता है, और रिप्रोडक्टिव से फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। स्टेबल में क्या होता है, आपका प्री और रिप्रोडक्टिव दोनों ही क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, एंड देन पोस्ट। डिक्लाइनिंग में आपका प्री रिप्रोडक्टिव फेज कम हो जाता है और रिप्रोडक्टिव घट जाता है। फिर इसी तरीके से आता है, तो हम देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। आई थिंक इसके आगे बेटा मैं कल कंटिन्यू करना चाहूंगी। हाँ ठीक है, यहाँ इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पेज से हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर, फिर इसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ेंगे, मोर्टेलिटी नेटेलिटी रेट क्या होती है। तो ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज है। एक्चुअली इकोलॉजी इज ऑल अबाउट, आप इसको समझ लो ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इससे लगा सकते हो, तो इतना ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। ठीक है, तो बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, मेक श्योर यू विल डू योर बेस्ट। आपके लिए 2026 मौका है, मेक श्योर यू कैन गिव इट टू दैट, फिर आप एक साल और नहीं दे सकते हो। सो सी यू सून, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू यू। अच्छे से मेहनत करो, द चॉइस इज योर्स। आपकी हमेशा चॉइस आपके लिए अच्छा ही करेगी, इसलिए अच्छा करो। तो ओके बाय बेटा।